है ना। बहुत बार मैट्रिक्स में कैसे करें, किसको रो में लिखे किसको कॉलम में लिखे, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसका तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो ये रहा माइनस 5 गुना ए का, है ना, यानी ए देखो ये अपने पास ये वैल्यू 1 यानी, है ना। जैसे इसको अगर आप इसके बराबर भी रख दोगे ना, 3 - 2 = 1, तो 3 के इक्वल टू 3 के इक्वल टू 1 आ जाना है। इसको इसके बराबर करोगे के की वैल्यू 1 आनी है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हमने कर लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मतलब वो सॉल्व करने वाले हैं इस प्रश्नावली के। साथ ही साथ इस लेक्चर का जो PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है @हिंदी मीडियम आर्मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई यदि f(x) एक अवयव है ये वाला, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × f(y) बराबर होता है f(x + y)। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं यार, इसके लिए ना एक बार ये निकाल लेते हैं और एक बार ये निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, मैं लिख रहा हूँ कि भाई f(x) × f(y) अगर हम निकालें, f(x) × f(y) अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा भाई। ठीक है, तो देखो f(x) की बात करते हैं। f(x) तो आपको दिया हुआ है ना, यही तो है। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो cos x आ रहा है, फिर क्या यहाँ पे -sin x है, और फिर क्या है 0 है। यहाँ पर क्या है, sin x है, cos x है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है ना। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है f(y) से, है ना। तो f(y) आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा नियम है कि जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है, देखो अगर यहाँ x था तो यहाँ x आ रहा है ना इनके साथ, तो जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो y से, उसको रिप्लेस किससे कर दो, y से, f(y) मिल जाएगा। मतलब क्या है कि मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, बस x को फिर हटा के y लिख दूँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है वो हटा दो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था हटा दिया, उनकी जगह क्या लिख दो, y लिख दो भाई। यहाँ तक बात क्लियर है अगर, तो अब देखो इसके बाद क्या, बस आपको मैट्रिक्सिस को है ना मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि जो अवयव हैं उनके गुणनफल को कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया भाई, इसका ठीक है एक पंक्ति पकड़ो और इसका कॉलम। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इस पंक्ति का पहला एलिमेंट उस कॉलम के पहले एलिमेंट्स के साथ गुणा करो, प्लस फिर इसको दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, है ना, प्लस करते जाना। मतलब क्या, cos x × cos y आया, देखो पहले क्या आ गया यहाँ पे, cos x × cos y, है ना, फिर प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस है तो माइनस ही लगा दे रहा हूँ, sin x sin y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x sin y। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, ये अगले पे चला जाता था। ठीक है, तो मतलब फिर से वही चीज़ चलेगी यहाँ पे, cos x × में क्या है, -sin y, तो यहाँ से आ जाएगा cos x sin y, माइनस का क्या, cos x sin y, और फिर दूसरे से, तो यहाँ से क्या जाएगा, sin x cos y, है ना, sin x cos y, माइनस का आएगा sin x cos y, है ना। एक काम करो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो मैं माइनस को कॉमन लेके ही लिख देता हूँ। अगर माइनस को ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। ठीक है, फिर क्या, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो यार ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नहीं कि तो 0 आना है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ, फिर ये सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या, sin x cos y, तो यहाँ लिख दो आप sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x sin y, है ना, वो तो 0 हो गया। फिर क्या, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, देखो है ना, sin x sin y, माइनस का है ना, माइनस का sin x, ठीक है, sin x sin y, और फिर cos x cos y, है ना, प्लस में क्या आ गया, cos x cos y, और फिर वो 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, है ना, तो यहाँ से ही देखो ये 0 हुआ, वो भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नहीं ये 0 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर ये यहाँ पे
और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी कि ये 0 आ गया। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी ये 0 आ गया। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 0 इंटू 0, ये 0 इंटू 0, ये 1 इंटू 1, यानी 1 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो थोड़ा और आगे चलेंगे अगर हम, तो हम देखेंगे कि भाई क्या बच रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y जो होता है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये cos x प्लस वाई का ही फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos x प्लस वाई का। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ये क्लास 11 में आपने पढ़ा था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है ना, ये माइनस को भूल जाओ, ये है ना, ये क्या है इसको आपको देखना है पहले। यहाँ से देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यानी कि ये साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाना है, यहाँ पर क्या आ जाना है, ये आ जाना है साइन एक्स प्लस वाई, लेकिन साथ में माइनस भी है, क्योंकि बाहर का माइनस भी तो है भाई। ठीक है, अगला तो खैर 0 है ना, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 है, इसको तो ऐसे लिख दो। और यहाँ पे आओ, है ना, ये भी आप देखोगे तो ये क्या है, साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। फिर आप, है ना, ये हो गया। यहाँ अगर आप देखें तो इसकी ये क्या चीज़ है, ये है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स प्लस वाई का। कैसे? देखो आप यहाँ देखना, पहले इसको पढ़ो, कॉस एक्स कोस वाई, फिर इसको बाद में पढ़ो, माइनस साइन एक्स साइन वाई, आपने ऐसे फॉर्म में याद किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब है तो वही है ना, बस वो आगे पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, है ना, अब अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ तो है ना, ये जो चीज़ आई है, ये क्या आया है, ये आया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्यों भाई? क्योंकि जो सवाल था ना शुरुआत में देखो, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ x था, यहाँ x था, तो ये है ना एफ ऑफ एक्स था। अब x को ही किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ही है। हो गया प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें बोला गया ये इसके बराबर नहीं है, ये शो करो, है ना। तो एक काम करते हैं, है ना, LHS निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, LHS निकालो। LHS में क्या है भाई, यहाँ पे है 5 माइनस 1 6 7। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 2 1 3 4। चलो क्या आ रहा है ना, यही निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे, 5 2 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर इससे गुणा करोगे तो यहाँ से कितना होगा, 5, और ये हो गया माइनस 4, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पहले पे शिफ्ट, ये दूसरे पे शिफ्ट, फिर 12 हो गया, और 7 3 कितना, 21, 21 और 12 कितना होता है, 33। फिर ये आगे जाएगा, यहाँ से देखोगे 6 और ये 28, 28 और 6 34, ये आ गया, है ना। इसी तरह से LHS कर लेते हैं भाई, सॉरी RHS, है ना, LHS तो हो गया, RHS की बात करते हैं, है ना, RHS की बात करते हैं। उसमें क्या देखो, ये रहा, ये है 2, ये है 1, ये है 3, ये है 4। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 5, ये है -1 6 7। ठीक है, अब फिर से इनका गुणनफल ही तो निकालना है ना इन अवयवों का, तो उसके लिए क्या है, इसकी रो और इसका कॉलम, है ना, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। तो ये हो गया 10 और ये 6, तो कितना आ गया, 16। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना। हालांकि यहाँ से भी मैं आंसर बता सकते हैं, ये जब पहला एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहा तो वो तो बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, बट फिर भी यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया 7, यानी कितना बचेगा, 5, है ना। फिर अगले पे शिफ्ट करोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39। फिर ये आगे जाएगा -3 और 28, है ना, -3 और 28 कितना, प्लस माइनस का, हाँ प्लस का 25। तो आप क्लियरली देखोगे, है ना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे आते हैं, है ना, सेम क्वेश्चन है ना, ये आप खुद कर सकते हो,
सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हालांकि आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें सॉल्व किया वो मिलेगा, टेंशन मत लेना, है ना। पीडीएफ में आप देख लेना इसका सॉल्यूशन, ये आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भाई अगर ए इतना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आएगी, ए स्क्वायर क्या है ये निकालने में, तो पहले वही निकाल लो, है ना। यानी कि पहले ए स्क्वायर निकालो, बाद में उस इक्वेशन में पुट कर देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये वाली, है ना, इसी में इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे है 2 1 3 और ये है 1 -1 0, है ना। सेम को इसी से गुणा कर दो, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो यार देखो मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे कितना है, मतलब पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम, तो यहाँ से 2 दूनी 4 0 और 1, तो कितना हो गया 4 और 1 5, है ना। आगे बढ़ जाओ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, है ना, सॉरी 0, यहाँ से 2 गुणा 0 0, फिर 0 और -1, ठीक है। फिर और आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चलें फिर, है ना, अगली पंक्ति में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3, यानी कि 9 हो जाएगा। और फिर आगे चलें अगर हम, तो यहाँ से 0 1 और -3, यानी कि -3 और +1 -2 हो जाएगा। और आगे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 0, है ना, 2 और 1 3, ठीक है, सॉरी 2 और 3 5 और 0, यानी 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 है, ठीक। और आगे चलें अगर हम, तो यहाँ पे आ जाओ, है ना, 2 -2 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 0 -1 0, यानी कि ये -1 आ गया। फिर आगे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा 1 में से 3 गया -2 और 0, यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था देखो ये, है ना, यानी कि हमें निकालना है a² -5a + 6i, ठीक है। तो a² तो अपने को पता है ना, ये रहा, ठीक है। तो a² तो ये रहा -5 गुना a का, है ना, यानी a देखो ये है अपने पास, यही तो है ना a, इसको उठा लेता हूँ, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। प्लस क्या है, प्लस है 6 गुना i मतलब क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। तो यार देखो इसको तो अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने दो। -5 को अंदर गुणा कर दो, बाहर प्लस आ जाएगा। -5 टाइम्स करना है ना, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ से -5 दूनी माइनस का 10 हो गया, वो 0 हुआ, अगला -5 हो जाएगा। यहाँ पे -10 -5 -15, ठीक है। यहाँ से हो गया -5 + 5 और ये 0। यहाँ पे आ जाओ, ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब फाइनली ये अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, है ना, ये 5 और वो 6, 11 में से 10 गया, 1 बचेगा, -1 0 0 -1 बचेगा, 2 और -5 यानी -3 बचेगा। अगली लाइन में आओगे तो 9 -10 यानी -1 बचेगा, -2 -5 और उधर 6 भी है, तो -7 और प्लस का 6 यानी -1 बचेगा। अगली लाइन में आओगे तो 5 और -15 यानी कि -10 बचेगा। यहाँ होगे 0 -5 0 यानी -5 बचेगा, -1 + 5 यानी कि +4 बचेगा, -2 और वो +6 लास्ट में यानी कि +4 बचेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। कह रहे अगर ए इतना है तो ऐसा है, जो भी इसको सिद्ध कीजिए कि ये जो चीज़ है एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो यार देखो, इसमें सबसे कठिन क्या है, ए क्यूब निकालना, फिर ए स्क्वायर निकालना। तो पहले क्या काम करोगे आप, जब भी आपको ए क्यूब निकालना हो, पहले आप ए स्क्वायर निकाल के रख लेना, है ना, फिर उसको ए से गुणा कर देना, ए क्यूब मिल जाएगा। तो पहले ए क्या है भाई, ये रहा, है ना, इसमें बहुत सारे जीरो हैं तो जल्दी हो जाएगा। 1 0 2, है ना, 0 2 1, फिर 2 0 3, है ना, ये हुआ। अब ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले, यहाँ पे आ जाओ, है ना, पहले से करते हैं। ठीक है, इसको एक मिनट रुक जाओ, है ना, इसको इससे कर दें। तो ऐसे कितना हो जाएगा, 1 0 और 2 दूनी 4, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। फिर इसको आगे बढ़ा दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 0 0, तो ये तो 0 आ जाना है ना। फिर इसको आगे बढ़ा दो, फिर यहाँ से क्या 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 3 6, 6 और 2 8 हो गया ये। ठीक है भाई, इसको सेकंड पे ले आओ, इसको फर्स्ट पे ले जाओ। तो यहाँ से देखो ये हो गया 1 0 0 और ये 2। उसके बाद ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4 और ये 0, यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगला कॉलम, है ना। तो यहाँ से देखो ये 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 और 3 5। फिर इसके बाद पहले कॉलम पे शिफ्ट करो और ये थर्ड रो पे, तो कितना हो गया, 2 0 3 दूनी 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ये आगे शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, है ना। फिर ये और आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 0 9, तो 9 4 यानी कि 13। तो ये आ गया भाई ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ए क्यूब कैसे निकालोगे भाई, आपके पास यहाँ पर ए क्यूब कैसे निकलेगा, आप निकाल दो ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है भाई, क्या निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर तो ये रहा ना भाई, ये लिख दिया, है ना। इंटू में क्या करना है, ए करना है ना, इंटू में क्या करना है, ए, तो ए तो ये रहा, है ना, इंटू में क्या, ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए आ गया यहाँ से। ठीक, चलो इनको निकाल देते हैं। अब जगह नहीं है यार, यहीं पे कर दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत छोटा हो जाता है स्क्रीनशॉट। लेकिन आप इसके नीचे लिखना वैसे जब पेपर में करोगे तो यहाँ से ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5 0 और 8 दूनी 16, तो 16 5 21 होता है, तो यानी कि ये आ गया 21। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये वाली कॉलम नज़र आना चाहिए। तो क्या 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी 0 आ गया। इसके बाद आप देखोगे तो आपको ये वाला कॉलम नज़र आना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 0 और 8 3 24, 24 और 10 कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, फिर ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये गया 10, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो 0 4 दूनी 8 और ये 0, यानी 8 आ गया। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, तो 4 वो और 4 ये 8 और 15, 15 और 8 कितना, 23। ठीक है, इसके बाद ये और आगे जाएगा और ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 0 और 26, तो 26 और 8 कितना होता है, 34 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 34, है ना। इसके बाद ये आगे जाएगा और जगह 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इसके बाद ये थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड कॉलम पे, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 39, 39 और 16 कितना होता है, 55। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए क्यूब, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब हम आते हैं जो हमें प्रूफ करना है उसके एलएचएस में, है ना, यानी कि वो चीज़ जो प्रूफ करनी है उसका एलएचएस देखो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना, क्या है, ए का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, है ना, ये है लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है। सब कुछ सही है ना, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक, अब आ जाओ यार यहाँ पे, है ना। अब पहले ए क्यूब है भाई, तो ए क्यूब तो ये है ना, इसको उठा के यहाँ पे छप देना, माइनस 6 गुना है क्या, ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर तो आपने पता ही है,
ये आया, ये क्या है 6 गुना ए का स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या है 7 गुना ए का, है ना, और ए क्या भाई ये रहा, है ना, ये ए था, 7 गुना किसका आ गया ए का, प्लस में 2 गुना किसका है आई का, यानी 2i, है ना। कहने का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया भाई। ठीक है, अब चलो करते हैं। तो यहाँ से इसको तो कुछ नहीं करना अभी, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही छाप दो। यहाँ पे -6 को अंदर गुणा करो यार, है ना, तो -6 गुणा में 5 यानी कि -30 हो गया, फिर ये 0 हो गया, 6 × 48 माइनस का सबको -6। बार बार 6 को मत देखना, जब भी आप करते हो ना तो भाई सिंपल सा तरीका है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने का। हम बार बार ऐसे देखते हैं यार 6 इतना, 6 उतना, 6 इतना, अरे भाई आप दिमाग में सोचो, बार बार 6 से तो करना है, इसको देखो ही मत, दिमाग में रख लो -6 यानी इसका -6 गुना, है ना, ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -48, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -78। ठीक है, यहाँ पे 7 गुना करना है, दिमाग में 7 रखना, बस इस एलिमेंट को देखते रहना, बार बार नजर यहाँ नहीं जानी चाहिए, तो टाइम लगेगा फिर। ठीक है, तो हो जाएगा 7 0 14 0 14 7, फिर से 14 0 और 21, ये आ गया। ठीक है, 1 मिनट, ये हमने, हाँ ठीक, यहाँ पे आओगे, है ना, तो ये 2 से गुणा कर रहे हो, यानी कि 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 हो जाना है। ठीक है, अब यार इन सबको जोड़ो, है ना। आपको पता है कि RHS में क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, तो देखो सबको जोड़ के 0 आ रहा है क्या, पहले प्लस वाला देखो, 21 और 7 28, 28 में 2 जोड़ोगे 30 और ये -30, 30 -30 हो गया 0 भाई। तो ठीक है, पहला तो 0 आ रहा है, अगला 0 0 0 0, तो अगला भी 0 ही आ रहा है ना। अगला देखोगे 34 है, और 34 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 48, 48 -48 0 होता है, वहाँ पे 0 ही है ना, तो यानी कि ये भी कितना आ गया 0 आ गया, है ना। ऐसे आप बाकी जोड़ के देख लेना भैया, सारी जगह आपने क्या मिल जाना है 0 मिल जाना है, मतलब ये क्या है एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि यही आ रहा है जिसमें था। हो गया प्रूफ, बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है ए इतना है, आई आप जानते हो वैसे तो, है ना भाई, ए अगर इतने बाई इतने का है तो ये भी 2/2 का ही होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन है तो के का मान निकालो। अरे यार इसमें ए स्क्वायर आ रहा है ना, पहले ए स्क्वायर निकाल के रख लो, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू है। ए के पास क्या है 3 -2 4 फिर से -2, है ना। इसी को इसी से गुणा कर दो यार, है ना, आपके पास ए स्क्वायर मिल जाना है। तो यहाँ से कितना आना है देखो ज़रा, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +4, यानी कि -2 बचेगा। फिर से देख लेते हैं, -6 + 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 × 12 और 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4 बचना है। फिर यहाँ से -8 और +4 यानी -4 बचना है। इसके बाद हमें इक्वेशन दी क्या गई है, हमें दिया गया है ए स्क्वायर बराबर के टाइम्स मैट्रिक्स ए -2 गुना आई। ठीक है यार, ए स्क्वायर देखो ये रहा, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, बराबर, है ना, जो भी ए है उसका के गुना कर दो भाई। तो ए के पास क्या है यहाँ पर 3 -2 4 -2, है ना। -2 गुना किसका कर देना, आई का कर देना, यानी कि 1 0 0 1। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो ना, ये तो सॉल्व हुई पड़ी है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इनको करोगे सीधा सीधा तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा ना। ये सीधा कर दूँ क्या, देखो के गुणा में 3 3 के हो जाएगा, -2 गुणा में यानी -2 आ जाएगा यार। ठीक है, फिर यहाँ से कितना -2 के, है ना, के इंटू में -2 तो हो जाएगा -2 के, -2 गुणा में 0 0 रहना ये रहेगा। फिर यहाँ से 4 के और ये 0 यानी 4 के आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखोगे तो -2 के और ये तो -2 रहना था, यानी -2 के -2, है ना। आप अलग अलग स्टेप में करना चाहो तो पहले इसको के से सबको गुणा कर देना, फिर
-2 से कर देना फिर जोड़ लेना, यही आना कहने का मतलब है ना। अब आप कहीं से भी कंपेयर कर लो, सारी लीनियर इक्वेशन है, सबसे वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इंप्लाई कर रहा है कहीं से भी, सबसे आसान कहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से, इसको कर लो यार। तो 4 के बराबर 4 होना चाहिए, है ना। तो 4 के बराबर क्या होना चाहिए, तो 4, तो k की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। आप कहीं से भी करो k की वैल्यू 1 ही आनी है ना। जैसे इसको अगर आप इसके बराबर भी रख दोगे ना, 3k - 2 = 1, तो 3k = 3, k = 1 आ जाना है। इसको इसके बराबर करोगे k की वैल्यू 1 आनी है, इसको इसके बराबर करोगे तब भी कितने आएगी, k की वैल्यू 1 ही आनी है। कहीं से भी कर लो यार, k की वैल्यू 1 आनी है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसमें हमें एक मैट्रिक्स A दी गई है और एक मैट्रिक्स I है जो 2 का एक तत्समक आयु है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये चीज़ जो है बराबर इसके, है ना। तो देखो यार, जो हमें सिद्ध करना है, अगर मैं इसके LHS की बात करूँ, है ना, अगर मैं इसके LHS की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I + A, ठीक है। तो ये I मतलब तत्समक अवयवी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की है ना, 2 कोटि की है, तो यानी कि 1 0 0 1 ये आ गया। प्लस में क्या A है भाई, अब A में क्या क्या आ रहा है देखना जरा। यहाँ पर है 0, फिर ये है -10 α/2 और यहाँ पे है 10 α/2 और यहाँ है 0। एक बात बताया, इसमें आपने ये ऐड ही तो करना है, ऐड करोगे तो 1 + 0 1 हो जाना है ना। 0 में -10 α/2 ऐड करोगे यही रहना है, ऐसे 0 में ये ऐड करोगे यही रहना है, और 1 + 0 1 हो जाना है। तो LHS तो सिंप्लीफाई करके ये आया, है ना। LHS अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। RHS में क्या है, I - A, है ना। RHS में क्या, अगर मैं इसके RHS की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है I - A इंटू में एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ साइन है, ठीक है। अल्फा लगा दो सबके साथ। अब देखो यार, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो I की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है, एक तत्समक अवयव है, यानी कि 1 0 0 1। इसको माइनस करना है A के साथ, है ना। और ये ब्रैकेट में था, देखो ऐसे, ये वाला जो ब्रैकेट है वो ऐसे लगाओ, ठीक है। यहाँ पर A है, तो A में क्या था भाई, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था -10 α/2, याद करो। यहाँ पे क्या था 10 α/2, यहाँ पे था 0। और ये जो मैट्रिक्स है इसको उठा के ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ गया, है ना। इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से 0 माइनस होगा, 1 ही रहना है। ये हो जाएगा माइनस की जगह +10 α/2, ये हो जाएगा -10 α/2, है ना। और ये हो जाएगा 1 - 0, यानी कि 1 ही रहना है। इसको उठा के लिख दो यहाँ पे। अब देखो यार, अब इनका प्रोडक्ट निकालना है ना हमें। ये इससे गुणा होगा पहले, तो 1 × cos α, ये आ गया cos α, और प्लस में 10 α/2 sin α। फिर ये आगे जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस sin α, ठीक है। 10 α/2 cos α से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10 α/2 cos α। फिर ये पहले पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। -10 α/2 इंटू में क्या है cos α, फिर 1 इंटू में sin α, ऐसे ही। फिर ये आगे जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, है ना, साइन अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा बाई टू, फिर 1 इंटू में कॉस अल्फ़ा। चलो अब देखो यार, इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो जहाँ जहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई टू दिख रहा है आपको, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, तो बस उतना ही करना है आपको, है ना, इससे अगले स्टेप में। तो मैंने क्या किया, सेम चीज़ कॉपी कर ली। ठीक है, आप देखो ये जो टेन अल्फ़ा बाई टू है, इसकी जगह आप क्या लिख दो, साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू। यही चीज़ आप यहाँ भी कर दो, यही चीज़ आप इस टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह भी लिखना, और ये रहा। ठीक है, मतलब क्या, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हो जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, है ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू, सबके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अभी हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, फिर प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अच्छा नीचे भी यही करोगे, तो नीचे क्या चल रहा है, माइनस कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, या तो है ना, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा कोस अल्फ़ा बाई टू, और सबके नीचे क्या है भाई, वही कोस अल्फ़ा बाई टू। अच्छा, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, कोस अल्फ़ा बाई टू आएगा भाई नीचे। ठीक है ना, तो ये हो गया, उसके बाद ठीक है, वो हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी, यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू। अब यार इधर आ जाओ एक बार। अब आप अगर देखें तो ये हो गया सॉल्व, है ना। देखो बस अल्फ़ा को ए समझो, अल्फ़ा बाई टू को बी, तो यानी यहाँ अल्फ़ा ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कि क्या होता है, जो कि होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये कोस ए की जगह अल्फ़ा है, माइनस बी की जगह है अल्फ़ा बाई टू, और नीचे क्या चल रहा है, कोस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पे आप आओगे तो कोस ए साइन बी, है ना, साइन ए कोस बी माइनस में, तो ये किसका फॉर्मूला चल रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चल रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चल रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए की जगह देखो ये ए समझ लेना यार, अल्फ़ा बाई टू को इस बार ए मानना है, इसको बी मानोगे आप, क्योंकि ये माइनस में ना। ठीक है, तो ये देखो साइन ए कोस बी है, और कोस ए साइन बी, है ना, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ, आपको ऐसे फॉर्मूला पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये क्या होता है, सॉरी माइनस, है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब ए यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू है भाई,
है ना, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, है ना, डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना। इसी स्टेप को आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी क्या होता है, अगर माइनस लगाओगे तो बदल जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, बस सीधी सी बात है। समझ में आ गया ना, साइन माइनस थीटा क्या तो माइनस साइन थीटा, तो अगर हमने माइनस अंदर गुणा किया बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे क्या चल रहा है भाई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ ये सीधा सीधा साइन ए यहाँ पे अल्फ़ा ही है, ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना। इसका फॉर्मूला चाहे खोल के देख लो, साइन अल्फ़ा, जब आपको ऐसे ना समझ तो उल्टा करा करो, है ना। इसका फॉर्मूला खोलो, माइनस से गुणा कर दोगे भाई मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी चलो ये लिख लिया, यहाँ पे आ जाओ, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी कि हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि ये। अब देखो यार, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 ही होता है, तो यानी कि ऊपर कोस अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है, नीचे भी कोस अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है, तो वो तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आ गया 1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अल्फ़ा बाई 2 ही लिखा हुआ है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या, अल्फ़ा में से अल्फ़ा का आधा घटाओगे अल्फ़ा का आधा ही बचेगा, यानी साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड कोस अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई 2, क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई 2, यानी कि बाहर माइनस लगा दो, टेन अल्फ़ा बाई 2। नीचे देखोगे तो ये भी क्या लिखा हुआ है, ये टेन अल्फ़ा बाई 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला लिखना भूल गया था मैं, कोस अल्फ़ा बाई 2 सबके नीचे ना, तो ये भी क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ भाई, है ना। तो यहाँ पे देखोगे जो RHS सोल्व किया वही LHS आता है, आप पीछे चेक करके देख लेना यार, हो गया, ठीक है। LHS RHS बराबर, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये वैसे बहुत छोटा आने वाला है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, PDF में सही आ जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बड़ा करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो सकता था, अब याद रखना कि भाई इसके बाद का स्टेप इधर है। चलिए अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें क्या कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास टोटल 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में वो निवेश करना चाहता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% का वार्षिक ब्याज मिलेगा और द्वितीय बॉन्ड पर 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हमें बोला गया है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में किस प्रकार वो निवेश करे कि भैया कुल वार्षिक ब्याज केस ए में 1800 है ना, और केस बी में 2000 है ना। चलो पहले केस ए की बात करते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे माना नहीं, क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है। जैसे आपके पास 30,000 रुपये हैं अब इनमें से मान लो आपने एक्स अमाउंट 5% यानी प्रथम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जिस पे आपको 5% की रेट पे ब्याज मिलेगा। जो पैसा बच गया, देखो 30,000 में से एक्स अगर इधर जाएगा तो 30,000 में से एक्स कम कर दो भाई, इतना पैसा बच जाएगा। ये आपने दूसरे बॉन्ड यानी 7% का जिस पे ब्याज मिलेगा उसमें अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो दोनों एक्स का 5% और इतने का 7% मिला के 1800 का ब्याज मिलना चाहिए पहले केस में। अब इसको हमें मैट्रिक्स की मदद से दिखाना है, आव्यूह की मदद से दिखाना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा माना प्रथम बॉन्ड में डाला गया कोष, मैं सिंपली शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, माना कि भाई प्रथम बॉन्ड में जो कोष इन्वेस्ट किया है ना, वो कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया है ना, जो निवेश किया वो एक्स रुपये है ना, वो हो गया रुपये एक्स। ठीक है। अगर वो प्रथम में इतना है तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो द्वितीय बॉन्ड होगा, ठीक है, उसमें कॉस्ट कितना जाएगा, टोटल 30,000 रुपये तो थे उसके बाद, उसमें से एक्स कहीं और इन्वेस्ट हो गया, यानी कि 30,000 माइनस एक्स रुपये दूसरे वाले में जाएंगे, सीधी सी बात है। अब इसको मैट्रिक्स की कैसे गुणा करके दिखाएंगे, देखो यार, अगर मैं बिना मैट्रिक्स से करूं तो मैं ऐसे तो करता भाई, एक्स गुणा किससे होता, 5% से, एक्स का 5% प्लस
जो अमाउंट बच गया यानी कि 30,000, है ना। बहुत बार मैट्रिक्स में कैसे करें, किसको रो में लिखे किसको कॉलम में लिखे, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसका तरीका बता रहा हूँ, है ना। इसको गुणा करते अब 7% से, फिर टोटल पैसा आता है ना 1800। तो मतलब x किससे गुणा हो रहा है 5% से, और ये किससे गुणा हो रहा है 7% से। तो जाहिर सी बात है आप क्या करो, पहले आपने x इन्वेस्ट किया, इस मैट्रिक्स को पूरा मत बनाओ, पहले अगली मैट्रिक्स बना लो। भाई आपको पता है मैट्रिक्स में क्या, रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी x किससे मल्टीप्लाई होना चाहता है 5% से। और जो पैसा बच गया यानी कि 30,000 माइनस x, वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहता है 7% से। अब आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स आपने बनाई, इसमें एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है ना। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो इसका पहला एलिमेंट पहले से, फिर प्लस आएगा ये वाला इससे, तो टोटल ब्याज मिल जाएगा ना आपको, ये प्लस वो, है ना। तो इसका मतलब क्या कि हमने सही लिखा है, ठीक है। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये वाला तरीका अपना लेना, रफ में आप पहले करके देख लो कौन किससे गुणा हो रहा है, हालांकि आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। और टोटल पैसा जो आएगा वो इसके बराबर होगा भाई, 1800 आता है। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लो यार, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, x इंटू में 5%, यानी x गुणा में क्या हो जाएगा 5%, x का 5% प्लस, है ना, इसका यानी कि ये जो भी है 30,000 माइनस x, है ना, इसका क्या हो जाएगा 7%, इसका क्या हो जाएगा 7%, है ना कि एक मैट्रिक्स में ही रहेगा, और बराबर क्या है 1800। ऐसे ही गुणा होगा ना भाई, ये वाला उस इससे और ये वाला इससे। अब यहाँ क्या हो गया देखो, है ना। अब अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, उसमें भी एक ही एलिमेंट है ना, तो यानी कि मैट्रिक्स हटा दो यार। इसका मतलब दोनों को अगर कंपेयर करें तो x का 5% यानी x गुणा में 5 यानी 5x बटे में 100, है ना। चलो अभी मैट्रिक्स रहने देते हैं, प्लस यहाँ कितना 30,000 माइनस x गुणा में 7 बटे में 100 बराबर इतना, है ना। अब यार मैं मैट्रिक्स हटा दे रहा हूँ, एक ही एक एलिमेंट है, कंपेयर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटे में 100, है ना। ये कितना हो जाएगा 7 या 21, 1 2 3 4 माइनस 7x बटे में 100 बराबर 1800। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ना यार, सबके नीचे 100 है ना, सबके नीचे 100, तो एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2x, है ना, प्लस में जो भी है लिख दो, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1800 था, 2 0 और आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। इसको माइनस में लाओगे, 1,80,000 में से 2,10,000 माइनस करोगे, माइनस का 30,000 बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस कट गया, नहीं x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी 15,000, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई 15,000, यानी पहले बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा 15,000 भाई, है ना। पहले बॉन्ड में कितना करेगा 15,000, है ना। तो हम बोलेंगे पहले बॉन्ड की राशि आपको पता लग गई, है ना। पहले बॉन्ड की राशि कितनी थी भाई, x थी, तो x कितना है 15,000 रुपये। इसी तरह से हम बोल सकते हैं दूसरे बॉन्ड की राशि, दूसरे बॉन्ड की राशि कितनी थी भाई 30,000 माइनस x, है ना। x की वैल्यू 15,000 है, 30,000 में से 15,000 घटाओगे 15,000 ही बचना है, 15,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पार्ट ए। ऐसे ही पार्ट बी है यार, सब कुछ सेम होगा पार्ट बी में। ठीक है, बस वहाँ पे जो हमने 18,000 लिखा था उसकी जगह 2,000 लिखना है यार, वो कर लेना, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन है किसी स्कूल की पुस्तक है, ठीक है। देखो एक मिनट रुक, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं, है ना।
और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना तथा इतना प्रति पुस्तक है भाई, प्रति पुस्तक है, वो हमें दर्जन के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, हमसे बोला है आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करके सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी राशि प्राप्त होगी, है ना। तो यार अब क्या करूँ, देखो जैसे मान लो 8 दर्जन 10 दर्जन किसकी रसायन विज्ञान की, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा 120। अच्छा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, 1 दर्जन में 12 मतलब 8 दर्जन में 12 गुणा में 8 यानी 96, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र यानी कि इसमें भी कितना 120, है ना। अब इसको गुणा करना है इसके रेट से, भाई कितनी किताबें हैं, है ना, कितनी किताबें हैं, एक किताब का दाम कितना है ना, फिजिक्स वाली, प्लस कितनी किताबें दूसरे सब्जेक्ट की हैं और एक किताब का दाम कितना है, प्लस कितनी किताब तीसरे सब्जेक्ट की गुणा में एक का दाम कितना है, ऐसा करके टोटल मनी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया इतनी किताबें हैं पहले सब्जेक्ट की जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, ठीक है, और केमिस्ट्री की एक बुक का, रसायन विज्ञान की एक बुक का दाम कितना है 80 रुपये, यानी ये किससे गुणा होना चाहिए 80 से, और ये 96 बुक किसकी है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की, और फिजिक्स की एक बुक का दाम कितना है 60 रुपये। ऐसे ही तीसरी वाली एक बुक का दाम कितना है 40 रुपये। अब ऐसे गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा करके जो आएगा वो कुल मूल्य आएगा, क्या आएगा कुल मूल्य। कुल मूल्य भी अभी आप मैट्रिक्स में लिखोगे, है ना, मान लेते हैं कुल मूल्य कितना है x है, ठीक है, कुल मूल्य हमने क्या मान लिया x है, यहाँ पे ऊपर लिख दो यार, माना कुल मूल्य, ठीक है, यहाँ लिखो माना कुल मूल्य बराबर है x रुपये, है ना। तो इसका मतलब जो भी x रुपये आएगा वो कैसे आएगा 120 किताबें, हर एक किताब का दाम इतना, है ना। तो जब इसको गुणा करोगे तो देखो ऐसे तो होता ही है 120 गुणा में क्या 80 प्लस 96, दूसरा एलिमेंट दूसरे से गुणा होगा गुणा में 60 प्लस तीसरा वाला तीसरे से गुणा होगा 120 गुणा में 40, ठीक है, और यहाँ पे कुल मूल्य चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 8 96 120 यानी 9600, ये हो जाएगा 1 0 लगा दो, 6 6 36 का 6 हासिल 3 9 6 54 3 57 यानी 5760 प्लस 12 4 48 00 लगा दो, ठीक है भाई। तो ये आ गया x, है ना, 2 0 है 6 0 है 2 0 यानी लास्ट में तो 6 0 आने। तीसरा डिजिट क्या है 8 7 15 और 6 21 का 1 हासिल किया 2 4 2 6 और 5 11 और 9 11 और 9 कितना होता है 20, इतना, यानी कि जो कुल मूल्य है वो कितना है 20,160 रुपये, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो यार ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि x y z w तथा p का कोटियाँ इतनी 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 है ना, ये अवयव हैं, और हमें 21 और 22 को इस बेस पे आंसर करना है। 21 में क्या कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, देखो एक अवयव p है उसको गुणा कर दिया गया एक दूसरे से y से, और अगला क्या है w को y से गुणा किया। कह रहा है ये परिभाषित हो इसके लिए n k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। मैं क्या करता हूँ देखो यार, मुझे p से मतलब है यहाँ पे मान लो ये p आ गया, p आई जी इसका एलिमेंट, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, बट बार बार याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अभी आपको समझ आएगा, समझाने के लिए ऐसा लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत देर तक सोचते हैं, ठीक है, जबकि उतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। डब्ल्यू आई जे इंटू में वाई, देखो यार ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि P का पहले आप देखो ऑर्डर क्या है, P मतलब क्या 1 2 3 4 5 चौथा, यानी सबसे लास्ट वाला क्या है P क्रॉस के, है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है P बाई के। ऐसे ही y का देखो कितना है सर, y दूसरे नंबर पे क्या 3 बाई के, अब ये भी y है 3 बाई के हो जाएगा, और ये भी तो y है यानी कि ये भी 3 बाई के हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे बताओ w का ऑर्डर कितना है, w 1 2 3 चौथे पे w है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 चौथा यानी n क्रॉस 3, है ना, n क्रॉस 3 हो गया w। अब यार देखो अब आपको बस करना क्या है, आप ना रफली ऐसे चलते रहो। आपको चाहिए भाई ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी, है ना, और इनको ऐड करना है आपको। ध्यान से देखना। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा,
तभी ये दोनों ऐड होंगी। दूसरी बात है, अगर ये गुणा हो रही हैं सर, ये गुणा हो रही हैं अगर, तो इसका मतलब समझते हो कि भाई मैंने आपको बताया था कि गुणा के लिए क्या, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो एक बात तो हमें पता लग गई कि k बराबर होगा 3, है ना, क्योंकि MCQ है तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। k बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और आपको पता है ना, दो मैट्रिक्स को गुणा करके क्या आता है, गुणा करके आता है भैया जो मतलब ऑर्डर जो आता है ना, इन दोनों को गुणा करोगे, है ना, तो जो ऑर्डर आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा p/k का। हमें गुणा करके क्या आ रहा है उससे मतलब ही नहीं है, अंदर क्या आ रहा है छोड़ो, यहाँ पे क्या आ रहा है छोड़ो, है ना भाई। ऑर्डर क्या होना चाहिए पता है ना, जो ये दोनों होंगे बराबर तभी गुणनफल निकाला जा सकता है, मैंने आपको बताया था। और जो नई मैट्रिक्स बनती है इन दोनों के गुणा से, उसका ऑर्डर होता है दिस बाय दिस। ऐसे यहाँ पे आओगे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको, है ना। लेकिन जो आंसर आएगा इसका गुणा करके वो आएगा n/k का, है ना, वो क्या आएगा n/k का। अब आपको एक बात पता है कि दो मैट्रिक्स अगर प्लस हो रही हैं, दो मैट्रिक्स अगर प्लस हो रहे तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। भाई k तो k के बराबर है, इसका मतलब p भी n के बराबर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब p भी n के बराबर होना चाहिए, मतलब p बराबर n हो और k बराबर 3 हो। सिंपल सा हो गया भाई, इतना ही सोचना था आपको, है ना। k बराबर 3 हो, p बराबर n हो, ऑप्शन है। अब बताओ यार, इससे आसान क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना करना था। बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर n बराबर p हो, है ना, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है अगर n बराबर p हो तो इसकी कोटि क्या है। भाई ये क्या है, 7 × में x है ये, है ना। x मतलब मान लो xij लिख दिया मैंने, 7x, ठीक है। माइनस क्या है, 5z है भाई, है ना, तो यहाँ पे zij इसका एलिमेंट हो गया। इसके बार x की कोटि बताओ मुझे, है ना, x का ऑर्डर बताना जरा। x का ऑर्डर कहाँ है, इसके पहला वाला x था ना, 2/n, ठीक है। तो यानी कि ये कितने का है, 2/n का है। और इसका बताना जरा z का, है ना। z कौन सा था भाई, पहला दूसरा तीसरा, है ना, पहला दूसरा तीसरा। z क्या है, 2/p, z क्या है 2/p, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 2/p बढ़िया, ठीक है, 2/p है। अब जैसे हमने इतना लिखा, हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनका रिजल्ट आएगा, मान लो एक मैट्रिक्स ही तो होगी, जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वही तुमसे पूछा है। ये जो चीज़ें क्या है, 7x - 5z का आंसर जो है, मैं कहूँगा इसका रिजल्ट या तो 2/n होगा या 2/p होगा, क्योंकि n और p सेम ही है यार, n और p तो खैर सेम ही है ना। तो इनमें से कोई एक होगा। आप इसको समझो ऐसे कि मान लो अगर आपने एक 3/2 की मैट्रिक्स ली है, तो इसमें आप 3/2 की ही मैट्रिक्स जोड़ या घटा सकते हो भाई, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो रिजल्ट आएगा ना भाई, वो भी 3/2 का ही आएगा। ये कहने का मतलब बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो मैट्रिक्स जोड़ी या घटाई जाए तो जो ऑर्डर की थी दोनों उसी ऑर्डर की होनी चाहिए पहली बात तो, और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर 2/n था तो ये भी 2/n ही होना चाहिए था, यानी दोनों सेम होने चाहिए थे, इसीलिए n और p बराबर होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या, मैंने कहा जो रिजल्ट आएगा वो भी इनके बराबर ही आएगा। तो रिजल्ट में या तो 2/n देख लो या 2/p देख लो, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, 2/n 2/p। अब हमें डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया, 2/n या 2/p, तो 2/n दिया गया है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो ये था 22वां क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेक्चर कैसा लगा ये बता देना। थैंक यू।